संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। बाइस्कोप की बातें आज होंगी एक प्रेम कहानी के इर्द गिर्द। ये कहानी पर्दे पर आई थी एक रंगीन फिल्म की शक्ल में। राहुल थिएटर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के बारे में खोजबीन कर जानकारियां लाए हैं अशोक अय्यर, और प्रोग्राम की सूरत में इन बातों को पेश करने में सहायक हैं राजलक्ष्मी। और बाइस्कोप की बातें सुना रहे हैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। और हाँ, फिल्म का नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यों ही मैं बोलना बंद करूंगी फिल्म का नाम आपको सुनाई दे जाएगा। मेरे महबूब, मेरे महबूब। मुस्लिम परिवेश पर आधारित मेरे महबूब एक यादगार फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे H.S. रवेल। बचपन का नाम रवेल सिंह। रवेल सिंह 15 बरस की कच्ची उम्र में ही सियालकोट से भागकर मुंबई चले आए थे। उस वक्त उन्होंने यह भी तय नहीं किया था कि वे क्या करेंगे। बस एक बात तय कर ली थी कि अपने मरहूम पिता हरनाम सिंह के नाम को बुलंद करके दिखाना है। इसलिए सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अपने पिता के नाम हरनाम सिंह का H.S. अपने नाम रवेल सिंह के आगे जोड़ लिया और इस तरह बन गए H.S. रवेल। बंबई आकर H.S. रवेल को काम की तलाश में काफी भटकना पड़ा। किस्मत उन्हें मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई और फिर मुंबई से लाहौर के चक्कर कटवाती रही। मुंबई में उन्होंने एक्स्ट्रा का काम किया। कलकत्ता में 3 फिल्मों की कहानियां लिखीं। ये थीं इम्पॉसिबल, वीर केसरी और इंपीरियल मेल। गैंगस्टर नाम की एक फिल्म का निर्देशन भी किया, लेकिन फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। एक फिल्म में हीरो का काम भी मिला, लेकिन बीच में ही वो फिल्म बंद हो गई और हमेशा बंद ही रही। सब्र और मेहनत के इम्तिहान काफी देर बाद सन 1949 में पूरे हुए। वर्मा फिल्म्स की फिल्म पतंगा ने निर्देशक बनाकर उनके फिल्मी कैरियर को एक नया मोड़ दिया। प्रोड्यूसर भगवान दास वर्मा की पतंगा बेहद कामयाब फिल्म थी। इसके कलाकार थे याकूब, निगार सुल्ताना और गोप, और इस फिल्म के गीत बेहद मशहूर हुए थे। एक गीत तो आज भी पुराने गानों के साथ कभी-कभी सुनाई दे जाता है। मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए। निर्देशक के रूप में H.S. रवेल ने पतंगा के अलावा साकी, लहरें, मस्ताना, शगुफा, पॉकेटमार, कांच की गुड़िया, लैला मजनू और दीदारे यार जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया। रूप की रानी, चोरों का राजा, मेरे महबूब, संघर्ष और महबूब की मेहंदी में वह निर्माता भी थे और निर्देशक भी। H.S. रवेल की फिल्म कंपनी का नाम है राहुल थिएटर्स। अब हम आज की फिल्म यानी मेरे महबूब पर आ जाएं। सन 1962 की बात है। एक दिन विनोद कुमार नाम के एक नए लेखक H.S. रवेल के पास पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम बैकग्राउंड पर आधारित एक प्रेम कहानी रवेल साहब को सुनाई। रवेल साहब को यह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसी वक्त उस कहानी पर फिल्म बनाने का इरादा कर लिया। H.S. रवेल ने पूरी कहानी सुनी भी नहीं। उन्हें तो कहानी का वही हिस्सा भा गया जहां अलीगढ़ के कॉलेज में कहानी का नायक बुर्के में छिपी नायिका से टकरा जाता है और दोनों की किताबें फर्श पर गिरकर बिखर जाती हैं। फिर उठाते वक्त दोनों के हाथों का स्पर्श होता है और दिलों में प्यार की पहली खलिश जागती है। इस छोटी सी घटना पर फिल्म मेरे महबूब की कहानी शुरू होती है। चुनाचे कहानी मुस्लिम माहौल पर आधारित थी, लिहाजा H.S. रवेल ने इसे रंगीन फिल्म के रूप में बनाना तय किया। उन दिनों
फिल्में अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट में बनती थीं। पर्दे पर रंगीनी पूरी तरह से आई नहीं थी, मगर एच.एस. रवेल ने मेरे महबूब को कलर में बनाना तय किया। कैमरामैन जी सिंह की रंगीन फोटोग्राफी ने ऐसा रंग जमाया कि वो आज तक फीका नहीं पड़ा है। देखने वालों की आंखें फिल्म के सुहाने मंजर आज तक नहीं भूल पाई है। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिल्म के लिए कहानी तो मिल गई थी, मगर इसका टाइटल यानी शीर्षक क्या रखा जाए, ये एच.एस. रवेल को सूझ नहीं रहा था। अलग अलग लोग, अलग अलग दोस्त अलग अलग नाम बता रहे थे। किसी ने कहा सनम रख लो, तो किसी ने कहा महबूब अच्छा रहेगा। एच.एस. रवेल को मेरे महबूब नाम सूझा और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए यही टाइटल तय कर लिया। उन दिनों मशहूर निर्माता निर्देशक महबूब खान भी फिल्म इंडस्ट्री में थे, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों ने एच.एस. रवेल से मेरे महबूब टाइटल को लेकर मजाक करना शुरू किया कि ये महबूब साहब आपके महबूब कब से हो गए। खैर, टाइटल फाइनल हो गया तो बारी आई फिल्म के कलाकारों की। हीरो की भूमिका के लिए एच.एस. रवेल ने राजेंद्र कुमार को चुना। राजेंद्र कुमार हीरो बनने से पहले 10 बरस तक एच.एस. रवेल के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके थे। पहली फिल्म पतंगा से ही वे उनके साथ असिस्टेंट के तौर पर जुड़ गए थे और फिल्म पॉकेट मार तक, जिसमें देवानंद और गीता बाली थे, राजेंद्र कुमार एच.एस. रवेल के सहायक निर्देशक बनकर रहे थे। बाद में जब राजेंद्र कुमार एक्टिंग के क्षेत्र में आए तो एच.एस. रवेल ने उनसे वादा किया कि किसी दिन अपनी किसी फिल्म में वे उन्हें हीरो जरूर लेंगे। फिल्म मेरे महबूब में एच.एस. रवेल ने यह वादा पूरा किया। एक दिलचस्प वाकया यह भी है कि एच.एस. रवेल की बतौर निर्देशक पहली फिल्म पतंगा में भी राजेंद्र कुमार ने एक छोटा सा रोल किया था। पतंगा के एक सीन में एक नौजवान मोहल्ले वालों को एक बच्चे की पैदाइश की खबर देता है। इस नौजवान की भूमिका में राजेंद्र कुमार ही थे। फिल्म मेरे महबूब में हीरोइन साधना की भूमिका पहले निम्मी को ऑफर की गई थी और निम्मी वाला रोल यानी हीरो की बहन का रोल बीना राय करने वाली थी, मगर निम्मी ने हीरोइन का रोल करने की बजाय हीरो की बहन का रोल करना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि निम्मी के मुताबिक इस रोल में काफी स्कोप था। इसके अलावा एक वजह और भी थी, जिसके लिए निम्मी ने हीरो की बहन का किरदार निभाना ज्यादा पसंद किया। इस भूमिका में उन्हें अशोक कुमार की महबूबा के रूप में काम करने का मौका मिल रहा था, जिसे वो खोना नहीं चाहती थीं। अशोक कुमार के साथ काम करने की उनकी दिली ख्वाहिश थी, इसलिए निम्मी ने हीरोइन का रोल ठुकरा दिया और बहन का रोल चुन लिया। जब निम्मी ने मेरे महबूब साइन की, उसी दौरान उनके पास फिल्म वो कौन थी का ऑफर आया, मगर इस ऑफर के साथ एक शर्त भी थी। शर्त यह थी कि उन्हें फिल्म मेरे महबूब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरे महबूब में चरित्र भूमिका वे निभा रही थीं और इसका गलत असर वो कौन थी में उनकी हीरोइन वाली इमेज पर पड़ सकता था। निम्मी ने वो कौन थी में हीरोइन वाला रोल ठुकरा दिया, लेकिन मेरे महबूब का रोल ठुकराना कबूल नहीं किया। तुमने हमारे कहने से थिएटर छोड़ दिया, हमें बहुत खुशी हुई। तुम मान सको तो हमारी एक बात और मान लो, तुम्हारे सर की कसम, ये हमारी आखिरी इल्तिजा होगी। इल्तिजा वो करे जो हुक्म न दे सकता हो। जिंदगी मान के देखिए। हम जिंदगी लेना नहीं,
जिंदगी देना चाहते हैं। जिंदगी तो मुझे उसी दिन मिल चुकी जिस दिन आपकी इन आंखों में मैंने अपनी शक्ल देखी थी। उस दिन तुम्हें जिंदगी नहीं, हमारी मोहब्बत मिली। बात खत्म हुई हुजूर, आपकी मोहब्बत ही तो मेरे लिए जिंदगी है। दिल को झूठी तसल्ली न दो नजमा। हमारी मोहब्बत तबाही और बर्बादी के धागों से बुना हुआ एक जाल है जिसमें तुम उलझ कर रह गई हो। निम्मी ने हीरोइन वाला रोल ठुकराकर बहन वाला रोल कबूल कर लिया तो एच.एस. रवेल को हीरोइन के लिए साधना का ख्याल आया। उन दिनों साधना की लव इन शिमला, परख, हम दोनों और एक मुसाफिर एक हसीना रिलीज हो चुकी थीं और दर्शकों में साधना काफी लोकप्रिय भी हो चुकी थी। इसलिए एच.एस. रवेल ने साधना को हीरोइन ले लिया। लेकिन हां, अब तक साधना की जितनी फिल्में आई थीं वे सब ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थीं। रंगीन फिल्म मेरे महबूब ने साधना की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। उनके हुस्न पर और भी निखार आ गया। फिल्म मेरे महबूब में उनका नाम भी हुस्ना था। हुस्ना के हुस्न पर फिल्म के हीरो के साथ साथ देखने वाला हर नौजवान फिदा हो गया और हीरो के साथ साथ अपने हाले दिल का भी कुछ इस अंदाज में इजहार करने लगा। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। खो गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज़ दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। हुस्ना के भाई नवाब बुलंद अख्तर का किरदार अशोक कुमार ने निभाया। यह वही दौर था जब अशोक कुमार फिल्मों में हीरो की भूमिकाएं छोड़कर चरित्र भूमिकाओं को चुनने लगे थे। दरअसल अशोक कुमार का ख्याल था कि उनसे आधी उम्र की लड़कियां उनकी हीरोइन बनकर आने लगी हैं और पर्दे पर अपनी हीरोइन के साथ उनकी जोड़ी कुछ बेमेल सी लगती है। लिहाजा अशोक कुमार ने चरित्र भूमिकाएं स्वीकार करनी शुरू कर दी थीं। मेरे महबूब के नवाब बुलंद अख्तर का किरदार भी उन्हें बहुत पसंद था, जिसमें एक नवाब अपनी आन और शान की खातिर अपनी मोहब्बत और अपनी बहन की खुशी और अपनी हवेली सभी कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। क्या बात है हुस्ना, जब से तुम अलीगढ़ से आई हो चुप चुप से क्यों रहती हो? इतनी बड़ी हवेली में मैं चुप न रहूं तो और क्या करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? भाईजान, कितना अच्छा होता अगर इस हवेली में भाभी जान होती। नन्हे नवाब होते, मुन्ने नवाब होते, छोटे नवाब होते, तो इस चहल पहल में मैं भी आपको हंसती खेलती नजर आती। तुम तो हमारी मजबूरी जानती हो हुस्ना। दिल जिसे चाहता है उसे हम इस हवेली के बेगम नहीं बना सकते। भाईजान, आप तो हमेशा ये कहते हैं कि वो अच्छे और बड़े खानदान की लड़की है, फिर वो इस हवेली की बहू क्यों नहीं बन सकती? हुस्ना, नजमा कल क्या थी ये कोई मानने को तैयार नहीं। दुनिया तो सिर्फ ये जानती है कि आज नजमा क्या है। मेरे महबूब में जज्बात का तूफान था, मोहब्बत की कशिश थी और कानों में रस घोलने वाले मधुर तराने थे। लेकिन फिल्म का कॉमेडी पक्ष भी कुछ कम नहीं था। हीरो अनवर के दोस्त बिंदादीन घायल के किरदार में जॉनी वॉकर ने ऐसी लाजवाब कॉमेडी की थी कि हंसते हंसते दर्शकों के पेट में बल पड़ जाते थे। बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं। हुजूर शेर भी दिलचस्प कहता हूँ। अर्ज किया है, जिंदगी से जो कसमसाया हो, जिसको मरना ही रास आया हो, वो बुते बेवफा से प्यार करे जिसको कुत्ते ने काट खाया हो। आप लोग जरा फिल्म के गीतों को शकील बदायूनी साहब ने लिखा था और नौशाद की मधुर धुनों ने उनके पुरअसर लफ्जों पर चार चांद लगा दिए थे। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई
आइए अब जरा मेरे महबूब की कहानी का जायजा भी लें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला शायराना तबीयत का एक नौजवान अनवर यानी राजेंद्र कुमार एक दिन एक बुरके में छिपी हसीना से टकरा गया। किताबें फर्श पर जा गिरीं। दोनों झुके और किताबें थमाते वक्त दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। अनवर उस हसीना का चेहरा तो नहीं देख पाया, मगर जालीनुमा बुरके से झांकती हुई आंखों को वो कभी भूल भी नहीं पाया। ज्यों-ज्यों दिन बीते, अनवर की बेताबी बढ़ती गई। आखिर कॉलेज का आखिरी दिन आ गया तो अनवर के दोस्त बिंदादीन घायल ने उसे एक सलाह दी। ये तो सबको मालूम ही है कि तू आज रात को मुशायरे में पढ़ने वाला है। फिर अगर उसे तुझसे मोहब्बत होगी तो वो तुझे देखने के लिए मुशायरे में जरूर आएगी। तो प्यारे, मुशायरे में ऐसी नज़म पढ़ जिसमें अपनी हाय अल्लाह को मुखातिब करके हाल दिल सुना दे। बता दे कि रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ, खुदा के लिए शक्ल दिखला दो। मुशायरा खत्म, मुराद पूरी। मगर यार मेरे अब शेर लिखने का वक्त कहाँ है? अबे 2 घंटे बाकी हैं। कलम तोड़ दे, रोशनाई पी जा। समझे ना, हिम्मते मर्दा, मददे खुदा। और कॉलेज के सालाना जलसे में अनवर ने एक नज्म की शक्ल में अपना हाले दिल यूं बयां किया। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं। तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं। अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। अनवर के दर्द भरे दिल की तड़प उस बुरका नशी हसीना हुस्ना यानी साधना ने भी महसूस की और उसके दिल में भी प्यार का एहसास जाग उठा। जब मुशायरा खत्म हुआ तो हुस्ना अनवर से मिलने भी गई, मगर हालात कुछ ऐसे बने कि न तो हुस्ना अनवर को अपनी पहचान दे पाई और न ही अनवर उसका चेहरा देख पाया। अगले दिन अनवर ने अलीगढ़ से लखनऊ की ट्रेन पकड़ ली। उसी ट्रेन में हुस्ना भी अपने भाई नवाब बुलंद अख्तर के साथ सफर कर रही थी। हुस्ना जनाने डिब्बे में थी। सफर के दौरान हुस्ना के भाई नवाब बुलंद अख्तर से अनवर का तारुफ हो गया। माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। जी आप मुझे नहीं पहचानते, पिताजी को अच्छी तरह से जानते हैं, सेठ कन्हैयालाल रस्तोगी। अच्छा, आप रस्तोगी साहब के साथ आते हैं? जी हाँ, अब बिंदादीन घायल। और आप हैं मेरे दोस्त अनवर हुसैन अनवर, ये भी बहुत अच्छे शायर हैं। आप हैं नवाब बुलंद अख्तर साहब। तशरीफ रखिए। जी आप बैठे ना। अच्छा वो आप लोग मिल गए, सफर जरा। जी हाँ, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। 45 वक्त हम 3 हैं। माफ कीजिए, मैं आपको कैसे शामिल कर सकता था? नवाब साहब ने अनवर से कहा कि वो लखनऊ में उनकी हवेली पर मिलने के लिए जरूर आएं। इधर अनवर जब लखनऊ में अपनी बहन नजमा के पास पहुंचा तो वो अपने भाई को देखकर खुशी पर काबू नहीं रख पाई। सलामत रहो। अब्बाजान, मेरी परवरिश और तालीम के लिए आपने मजबूर होकर घुंघरू बांधे, थिएटर की नौकरी की, लेकिन अब्बाजान अब खुदा के फजल से वो मजबूरियां खत्म हो गई। मैं तालीम मुकम्मल करके आ गया। अब मैं मुलाजमत करूंगा और आप आराम से घर में रहेंगी। खुदा करे मेरी उम्र भी तुमको लग जाए। अब्बाजान, औलाद की जन्नत माँ के कदमों में होती है, लेकिन मेरी जन्नत
वो मेरी बहन के कदमों में है। अल्लाह करे दुनिया की तमाम बहनें मेरी तरह खुश नसीब हो। अनवर, उस दिन तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी जिस दिन तुम विलायत से उतने बड़े डॉक्टर बनकर आओगे जितने बड़े डॉक्टर बाबा मरहूम थे। आपा जान, मैंने जिंदगी में आपके हुक्म के सामने कभी गर्दन नहीं उठाई। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे अपने से दूर रखा, मैं दूर रहा। आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको बहन न कहूं। मैं बहन कहने को तरस गया आपा जान, लेकिन जिंदगी में मैंने किसी के सामने आपको बहन नहीं कहा। डॉक्टर यावर हुसैन की बेटी सुरैया बेगम से नजमा डांसर बन गई। मेरी माँ जाए, मैं तुमको उस ऊंचाई पे देखना चाहती हूँ जिसकी पहली सीढ़ी पर आज तुमने कदम रखा है। तुम्हें मेरी कसम और मरी हुई माँ का वास्ता, तुम इतने ऊंचे हो जाओ कि तुम्हारे हाथ आसमान को छूने लगे, तुम पर चारों तरफ से खुशियों की बारिश हो, शोहरत का सेहरा बने, हमारा मरा हुआ खानदान फिर से जिंदा हो जाए। लखनऊ पहुंचकर भी हुस्ना अपने प्रेमी अनवर को भूल नहीं पाई। जब जब उसे अनवर की याद आती, वो अपनी प्यारी सहेली नसीम आरा यानी अमिता के पास पहुंच जाती और उससे हाले दिल बयां करने लगती। हाय हुस्ना, अच्छा ये तो बता, तेरे उस आशिक का क्या हुआ जिसे तू टकरा गई थी और तूने सारा किस्सा मुझे खत में लिखा था? न जाने कितनी बार वो मेरे बराबर से गुजरे, ना तो उन्होंने मेरा पता पूछा ना ही मैंने उनका। हाय अल्लाह, फिर तो ये मोहब्बत की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मेरी जान, दिल पे चोट खाओगी तो जानोगी। अनवर की बहन नजमा ने अनवर से एक राज छिपा कर रखा था। राज ये था कि वो स्टेज पर नाचती है, खुद तमाशा बनकर दूसरों का दिल बहलाती है। मगर एक दिन अपने दोस्त बिंदा के साथ अनवर भी डांस देखने पहुंच गया, जहां नजमा पैरों में घुंघरू बांधे अपने हुस्न की नुमाइश कुछ इस अदा से कर रही थी। अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए रंग रंगीले मस्तानों से, अल्लाह बचाए जालिम मिलाकर आंखें भरते हैं ठंडी सांसें, दिल को लुभाते हैं बहानों से, अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए। अपनी बहन का नाच और उस पर लोगों की फब्तियां अनवर बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो नजमा के पास आया और मैंने आपको स्टेज पे बर्बादी के भड़कते हुए शोलों में जलते हुए देखा। मैंने आपकी वो आवाज भी सुनी जो सिर्फ मेरे लिए फरियाद थी और तमाशाइयों के लिए साज और संगीत की डोर में गूंजी हुई गीत माला। तुम इस वक्त होश में नहीं हो अनवर, जाओ घर जाओ। मैं उस वक्त तक घर नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला देंगी कि आपने हमेशा के लिए स्टेज छोड़ दिया। तो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जिस दिन मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी, डॉक्टर बन जाओगे, मैं स्टेज छोड़ दूंगी। आपका फैसला मैं सुन चुका हूँ, मेरा फैसला भी सुन लीजिए। आज के बाद आप मुझे देखने को तरस जाएंगी, मैं जान दे दूंगा। आप जान खुदा। अब
अपनी ज़बान वापस लो भैया। लिल्लाह फिर कभी ये न कहना। लो, मैंने स्टेज छोड़ दिया। मैंने हमेशा के लिए स्टेज छोड़ दिया। इधर हालात ने एक अजीब करवट ली। अनवर ने हुस्ना की सहेली नसीम आरा यानी अमिता के घर के सामने ही घर ले लिया और उसे यह गलतफहमी हो गई कि नसीम ही वो बुर्कानशी लड़की है जो उससे अलीगढ़ में टकराई थी। नसीम भी अनवर को पसंद करने लगी। नसीम और हुस्ना दोनों ही इस बात से बेखबर थीं कि दोनों का महबूब एक ही है। दोनों अपने अपने महबूब की तारीफ में कुछ यूं कसीदे पढ़ रही थीं। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। वो तो लाखों में है एक हंसी, वो तो लाखों में है एक हंसी, एक हंसी। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। भोली सूरत आना नाज़नी, भोली सूरत आना नाज़नी, नाज़नी। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। नवाब बुलंद अख्तर की सिफारिश से अनवर को आजाद प्रेस में एडिटर की नौकरी मिल गई। इस एहसान के बदले नवाब साहब ने अनवर से एक पेशकश की। हमारी छोटी बहन को शायरी से बहुत दिलचस्पी है। अगर आपको जहमत ना हो तो उसके कलाम पर कभी कभी इस्लाह कर दिया कीजिए। ये इस्लाह है तो नहीं, लेकिन गर्दन सीधी करने के लिए आपका हुक्म बजा लाएंगे। खान साहब, आप बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं। हुजूर शेर भी दिलचस्प कहता हूँ। आप लोग जरा लेट हंसे नहीं। अब अनवर ने नवाब बुलंद अख्तर की हवेली पर जाना शुरू कर दिया। अनवर और हुस्ना अब तक ये नहीं जान पाए थे कि वे ही एक दूसरे के बिछड़े हुए महबूब हैं। आखिर एक दिन सच्चाई को सामने आना ही था। अरे भाई, हम तो इनका नाम और तखल्लुस बताना भूल ही गए। आपका नाम है अनवर हुसैन अनवर। अनवर हुसैन? इसमें हैरान होने की क्या बात है? जी, नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लगना ही चाहिए। तुम भी अलीगढ़ में पढ़ती हो और अनवर मियाँ भी, और सोने पर सुहागा तो ये है, अनवर मियाँ यूनिवर्सिटी के मशहूर शायर भी हैं। आप अलीगढ़ में पढ़ती हैं? जी हाँ। और आपकी सहेली नसीम आरा? नसीम आरा? वो तो अलीगढ़ में नहीं पढ़ती। क्यों? आप कह रही थी कि उन्होंने मेरी नज़्म मेरे महबूब अपनी सहेली से सुनी है। तो आपको भी बनाने से बाज नहीं आई क्या उसना? बड़ी शरीर है, खुद अलीगढ़ से सुनकर आई है। दिन रात गुनगुनाती रहती है और आपसे कहती है कि अपनी सहेली से सुनिए। अनवर मियाँ जी, सामने साज है, आपके पास आवाज है और मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है। हुक्म दीजिए नवाब साहब। कोई ताजा कलाम सुना दीजिए। जाग तुझे इश्क जगाए, ऐ हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, ऐ हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। अपने महबूब अनवर को पाकर हुस्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी सहेली नसीम आरा से कहा कि अब वो घड़ी आ गई है जब दोनों को एक दूसरे के महबूब की सूरत देख लेनी चाहिए। नसीम आरा ने तजवीज रखी कि पहले हुस्ना अपने महबूब को दिखाए। जब नसीम आरा ने हुस्ना के महबूब के रूप में अनवर को देखा तो वाह, क्या बात है। सारी दुनिया का हुस्न एक तरफ, आप एक तरफ। आप तो दिल रखने वाली बात कर रही हैं। जी नहीं,
मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपके सामने तो मेरा महबूब ऐसा है जैसे जैसे हकीकत के सामने ख्वाब। देखिए, मजाक मत उड़ाइए। मैं हर रोज शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ। जरूर देखते होंगे, लेकिन आपने कभी अपने आप को मेरी आंखों से नहीं देखा। आप मेरी सहेली को देखकर हैरान क्यों हो रहे हैं? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। कहिए अनवर साहब, कहाँ खो गए? जी, आपको भी देखकर बस ऐसे लगा जैसे पहले भी कहीं देखा है। जी। दरअसल बात ये है कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर ये तो चक्कर आ गए हैं। तुमने ठीक कहा हुस्ना, तुम्हारी सहेली वाकई बहुत खूबसूरत है। जरा नवाजी का शुक्रिया। अच्छा हुस्ना, लो मैं हार के जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना टूटा हुआ दिल लेकर नसीम आरा वापस लौट गई। अनवर जानता था कि नसीम आरा के दिल को ठेस लगी है। अल्लाह गवाह है, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अगर शिकवा है तो कातिबे तकदीर से, जिसने मेरे साथ ये मजाक किया। अनवर साहब, आपसे एक इल्तिजा है, मेरी बदनसीबी की कहानी हुस्ना को मत सुनाइएगा। खुदा हाफिज। नसीम आरा की फूफी से नसीम आरा का दुख देखा नहीं गया। उसने अनवर के सामने एक पेशकश रखी। हुस्ना के नसीम आरा को क्यों ठुकरा रहे हैं? तुम समझते हो नवाब बुलंद अख्तर के पास हमसे ज्यादा दौलत है। अनवर मियां बुलंद अख्तर का ठाठ बाट सिर्फ दिखाने का है, उनका बाल बाल कर्जे में बिंधा हुआ। अगर जज ना होते तो टके में 3 बिक गए होते। मैं इजाजत चाहता हूँ, अदावर से। अगर अनवर पर नसीम आरा फिदा हुई थी तो नसीम आरा का चचेरा भाई मुन्ने राजा यानी प्राण हुस्ना के हुस्न का दीवाना हो गया था। खुदा बचाए तेरी मस्त मस्त आंखों से, फरिश्ता हो तो बहक जाए। हाथ में क्या है भाई? वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बुत तराश का बुत कहूं या किसी मुसव्वर का शाहकार है। भाईजान, मेरी मानिए तो कुछ न कहिए, बस पी ही जाइए। पिलाया तो उसने हमें निगाहों से दी। नसीब, कौन है ये लड़की? जी, मेरी सहेली। भाई वाह, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम। खुदा की कसम, हमारी नजरों के सामने से आज तक इतनी हसीन लड़की नहीं गुजरी। संभलिए मुन्ने राजा, कहीं बेहोश न हो जाए। हम होश में कब हैं नसीम? अब तो हमें होश में लाना तुम्हारे इख्तियार में है। किसी भी तरह हमारी उससे शादी करा दो। अच्छा। नहीं तो सहरा में जो मजनू की हालत हुई थी वही हमारी लखनऊ में होगी। भाईजान, जरा आसमान से जमीन पे तशरीफ लाइए। वो नवाब बुलंद अख्तर साहब की छोटी बहन है। आए? बहुत अफसोस की बात है। मुन्ने राजा का रिश्ता लेकर फूफी नवाब बुलंद अख्तर के पास पहुंची और वहां एक नई उलझन आन खड़ी हुई। मियां अख्तर, लाल हवेली से नवाब मुन्ने राजा का रिश्ता लाई हूँ। खालाजान, हमें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। अगर लखनऊ के हर घर में हुस्ना की सूरत और सीरत के चर्चे होते हैं तो हर महफिल में मुन्ने राजा की बदचलनी की कहानियां भी दोहराई जाती हैं। मियां, नाच गाने में हिस्सा लेने से शान बढ़ती है और फिर लाल हवेली में तो दूध की नदियां बहती हैं। अगर यकीन ना हो तो कसौटी लेकर जाओ और घिस कर देख लो। सोने की दीवारों पर चांदी की छत है। सोने की दीवारें, चांदी की छत और संदल के दरवाजे। खालाजान, हमें अपनी बहन के लिए मकबरे की जरूरत नहीं। हम तो अपनी बहन की शादी किसी ऐसे के साथ करेंगे जिसके पास मोहब्बत और शराफत का कभी न खत्म होने वाला खजाना होगा। मैंने तो वो रास्ता बताया था कि हुस्ना भी रानी बनकर ऐश करती और मुन्ने राजा तुम्हारा सारा कर्जा भी उतार दे। खालाजान, मियां अख्तर, भूलो नहीं, तुम सर से पांव तक कस से दबे हुए हो। अगर ये हवेली नीलाम हो गई तो बाप दादा की इज्जत खाक में मिल जाएगी। नवाब साहब के लिए इज्जत से भी ज्यादा अहम थी मोहब्बत। वे किसी भी कीमत पर हुस्ना का रिश्ता मुन्ने राजा से करने के लिए तैयार नहीं हुए। फूफी को निराश लौटना पड़ा और नवाब बुलंद अख्तर ने अनवर के साथ हुस्ना की मंगनी का ऐलान कर दिया। नसीम ने अपनी सहेली की मंगनी पर गीत भी गाया और अपनी खुशी का इजहार भी किया। जाने मन एक नजर देख ले, तेरे सदके
देख ले, तेरे सदके इधर देख ले, जाने मन एक नजर देख ले, तेरे सदके इधर देख ले। अपना ना समझ, नीची नजरे तो उठा, गैर ही जान कर देख ले, जाने मन एक नजर देख ले, तेरे सदके इधर देख ले, देख ले, तेरे सदके इधर देख ले। नजमा ने नवाब साहब से ये राज छिपा कर रखा था कि वो अनवर की बहन है। नजमा को डर था कि कहीं नवाब साहब को असलियत मालूम हो गई तो शायद अनवर का रिश्ता टूट जाए, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। मंगनी की रात को नवाब साहब मिठाई का डिब्बा लेकर जब नजमा के घर पहुंचे तो उन्होंने अनवर को नजमा की गोद में सिर रखकर लेटे हुए देखा। उन्हें गलतफहमी हो गई कि नजमा और अनवर के बीच कोई गलत रिश्ता है। इस गलतफहमी की दीवार को गिराना जरूरी था। तशरीफ रखिए अनवर मियां। मैं तो आपकी इस अचानक बीमारी की खबर सुनकर परेशान हो गया। हमारी बीमारी से आप परेशान नहीं होंगे तो और कौन होगा। लेकिन अनवर मियां, इस वक्त हमें जिंदा देखकर आपको हैरत हुई होगी। सोच रहे होंगे कितना सख्त जान है, भरपूर वार पड़ा फिर भी मरा नहीं। मरे आपके दुश्मन हुजूर। अनवर मियां, मुझको क्यों देते हो जहरे जिंदगी, मुझको मर्गे नागहानी चाहिए, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। गुस्ताखी माफ हुजूर। अगर आप हुस्ना को गले लगाकर उसकी पेशानी चूम सकते हैं तो नजमा मुझे गले लगाकर मेरी पेशानी चूम सकती है। अनवर मियां, हुस्ना हमारी बहन है, हमारी बेटी के बराबर है। हुजूर, नजमा मेरी बहन है और मेरी माँ के बराबर है। झूठ बोल रहे हो। जी नवाब साहब। नजमा, तुम? अनवर मेरा सगा भाई है। तो फिर उसी दिन तुमने इस राज को हम पर जाहिर क्यों नहीं किया जिस दिन हमने अनवर के साथ तुम्हारी मुलाकात कराई थी? मेरा खुदा गवाह है, मैंने उस रोज दबे लफ्जों में मना किया था और फिर आपके जाने के बाद अनवर से भी कहा कि वो शादी से इनकार कर दे। लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने तुम्हें तबाही के गहरे गार में गिरने से बचाया, तुम पर सरपरस्ती का हाथ रखा, तुमसे पाक मोहब्बत की, तुम्हारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत की। लेकिन इन एहसानात के बदले में तुमने हमसे दगा की। अनवर तुम्हारा भाई है, इस राज को तुमने जानबूझकर हमसे छुपाया। तुमने सोचा कि किसी न किसी तरह से अगर अनवर हमारे खानदान का दामाद बन जाए तो फिर मजबूर होकर हम तुम्हें भी इस हवेली के बेगम बना लेंगे। नवाब साहब, खुदा की कसम ये मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे मोहसिन, मेरी जिंदगी ने आप ही के साए में सांस ली है। लिल्लाह, ये इल्जाम वापस ले लीजिए। स्टेज डांसर नजमा को अपनी शरीकी हयात बनाना नवाब साहब के लिए मुमकिन नहीं था और अब उसी डांसर के भाई से अपनी बहन का रिश्ता वो कैसे कबूल कर लेते। अनवर और हुस्ना की शादी से भी उन्होंने इनकार कर दिया। यह खबर मुन्ने राजा को मिली तो उसने एक बार फिर कोशिश की और हुस्ना का हाथ मांगने के लिए नवाब साहब के पास जा पहुंचा। मुन्ने राजा, हम खाला जान से साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि ये रिश्ता हमें पसंद नहीं। सोच लीजिए, मैंने आपकी जायदाद के तमाम कागजात दूने दाम देकर खरीद लिए और इतना बड़ा कर्जा चुकाना आज आपकी हैसियत से बाहर, और मेरे लिए इस हवेली को नीलाम पर चढ़ा देना बहुत आसान। इस हवेली की शान और शौकत रहे या न रहे, जिंदगी के बाकी दिन हमें इस महल से निकलकर झोपड़े में क्यों न गुजारने पड़े, नवाब बुलंद अख्तर से हम सिर्फ अख्तरी क्यों न रह जाएं, लेकिन अपनी बहन की शादी हम आप जैसे जलील गिरे हुए इंसान से हरगिज़ नहीं होने देंगे। कोई है, इस नवाबजादे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। बेइज्जती की आग में सुलगते हुए मुन्ना राजा ने नवाब साहब को तबाह करने की ठान ली। मुन्ने राजा का इंतकाम
नवाब अख्तर की हवेली पर कहर बनकर टूटा। इस कहर का नाम था नीलामी। साहिबान, इस हवेली की बोली अदालत की तरफ से 3 लाख मुकर्रर हुई है। इससे कम की बोली नहीं मानी जाएगी। बोलिए 3,05,000, 3,06,000, 6,50,000, 7,20,000। नवाब साहब की हवेली को नीलामी से बचाने के लिए अनवर नसीम आरा की फूफी के पास पहुंचा। एक दिन आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसकी मोहब्बत खरीदना चाहती थी। आज मैं अपने आप को बेचने आया हूँ। मुंह मांगे दाम भी लेंगे। कहिए क्या कीमत होगी? मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। बस सिर्फ 10 लाख? लेकिन रुपए देने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे यकीन दिलाएं। आप इत्मीनान रखें, मैं कुछ देर के बाद वापस आ जाऊंगा और फिर आपकी चौखट पे गुलाम की तरह जिंदगी गुजार दूंगा। तुम तो इस रौनक महल में दूल्हा बनकर आओगे और मालिक बनकर रहोगे। नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाकर अनवर ने हवेली के कागजात खरीद लिए और उन्हें लेकर नवाब अख्तर के पास पहुंचा। इंसान की इज्जत जब जाती है जब वो सच्चाई और ईमान का दामन छोड़ देता है। इंसान की इज्जत जब जाती है जब वो अपने जमीर को बेच देता है, इंसानियत को बेच देता है, शराफत को बेच देता है। ईंट और पत्थर के बने हुए मकानों के बिकने से इंसान की इज्जत नहीं जाती नवाब साहब। और अगर आप फिर भी यही समझते हैं कि दुनिया में इज्जत उन्हीं लोगों की है जो महलों में रहते हैं, तो ये लीजिए अपनी हवेली के कागजात। आपका सारा कर्जा आपके नाम से अदा कर दिया गया। हवेली नीलाम पर से उतर गई नवाब साहब। अनवर मेरे दोस्त, इस हवेली को बिक जाने दो। अब मुझे ये शान और शौकत नहीं चाहिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ अनवर। मैंने तुम्हारे और हुस्ना के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। अनवर, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, मुझे गुनाहगार होने से बचा लो। हुस्ना का हाथ अपने हाथ में ले लो। मैं मजबूर हूँ नवाब साहब। मैं नसीम आरा से शादी का वादा कर चुका हूँ। नसीम आरा अनवर से बेइंतहा मोहब्बत जरूर करती थी, लेकिन अपनी सहेली हुस्ना की खुशियों को रौंद कर अपनी सेज सजाना उसे मंजूर नहीं था। लिहाजा उसने शादी के मौके पर अनवर को एक नायाब तोहफा दिया। जनाब मौलवी साहब, तशरीफ लाइए। बीबी, मैं आपका निकाह मिर्जा अनवर हुसैन वल्द मिर्जा यावर हुसैन के साथ रकम मेहर 50,000 रुपए सिक्का रायजुल वक्त पर पढ़ूं, आपको मंजूर है? बेटा हाँ कह दो। मिर्जा अनवर हुसैन वल्द मिर्जा यावर हुसैन, मैं आपका निकाह बइवज़ मेहर 50,000 रुपए सिक्के रायजुल वक्त पर नवाब मिर्जा असगर हुसैन की दुख्तर हुस्ना बीबी के साथ पढ़ूं, आपको मंजूर है? हुस्ना बीबी, फरमाइए, आपको मंजूर है? देखिए भाईजान, मुझे दुल्हन के रूप में न देखकर अनवर मियां किस कदर हैरान हो रहे हैं। आपको मंजूर है? मंजूर है। उसने यूसुफ की कसम, डगमगाते हैं कदम, जी में आता है यही, छीन लूं तेरा सनम। लेकिन मस्ते आला मान एहसान मेरा, मैंने हर जज्बे दिल तुझ पे कुर्बान किया। मेरा दिल और जिगर देख ले, जाने मन एक नजर देख ले, तेरे सदके इधर 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 देख ले, जाने मन। ये गीत जब स्टूडियो में फिल्माया जा रहा था तो उन दिनों बारिश का मौसम था। उस दिन खूब बारिश हो रही थी। इस गाने में राजेंद्र कुमार, साधना, अमिता और ढेर सारे जूनियर आर्टिस्ट मौजूद थे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की शिफ्ट थी। शाम को जब शूटिंग खत्म हुई तो किसी ने बताया कि स्टूडियो से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दिन भर तेज बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। एच.एस. रवेल ने ट्रक मंगवाने के लिए फोन किया, लेकिन खबर आई कि सड़कों पर पानी इतना ज्यादा जमा है कि ट्रकों का निकलना भी नामुमकिन है। अब सभी परेशान थे कि आखिर क्या करें। एच.एस. रवेल ने सुझाव दिया कि जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक शूटिंग ही करते रहते हैं। सभी लोग तैयार भी हो गए
अब शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक शूटिंग चलती रही और रात भर में पूरा गाना फिल्मा लिया गया। हाँ, ये अलग बात है कि भूख के मारे कलाकारों की हालत खराब हो गई, क्योंकि स्टूडियो में इतनी बारिश के कारण खाना मंगवाना मुमकिन ही नहीं था। स्टूडियो की कैंटीन में जो ब्रेड और अंडे थे, उन्हें ही खाकर सबने जैसे तैसे गुजारा किया और बीच बीच में चाय भी पीते रहे। बेशक इस बात की खुशी सबको थी कि रात भर में पूरा गाना पिक्चराइज हो गया था, इसलिए अब अगले दिन की उन्हें छुट्टी मिल गई। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिल्म मेरे महबूब का ये टाइटल सॉन्ग जब रिकॉर्ड हो रहा था, उस वक्त फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने फिल्म के फाइनेंसर्स और प्रेस वालों को भी बुलवाया था। रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचकर एच.एस. रवेल हैरान हो गए, क्योंकि संगीतकार नौशाद कुछ गिने चुने साजिंदों के साथ ही वहां मौजूद थे। एच.एस. रवेल ने नौशाद से कहा कि ये क्या, आप गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और पूरा ऑर्केस्ट्रा तो है ही नहीं। तब नौशाद ने जवाब दिया कि रावेल साहब, फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से हीरो स्टेज पर अकेला खड़ा हुआ अपनी नज्म पढ़ रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जितने साजों की जरूरत है, उतने साजिंदे मैंने बुलवा रखे हैं। इस वाक़े से यह साफ जाहिर हो जाता है कि उन दिनों संगीतकार ऑर्केस्ट्रा के शोर शराबे का कम और कहानी की सिचुएशन का ज्यादा ध्यान रखते थे। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। इस गीत के फिल्मांकन के साथ भी एक मजेदार वाकया जुड़ा हुआ है। इस टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के लिए एच.एस. रवेल ने फिल्मिस्तान स्टूडियो में एक स्टेज का सेट लगवाया था, मगर शूटिंग शुरू होने से पहले एच.एस. रवेल ने महसूस किया कि स्टेज नकली और बनावटी लग रहा है। तब एच.एस. रवेल ने इस गीत की शूटिंग किसी असली ऑडिटोरियम में करने का फैसला किया और इसे तेजपाल ऑडिटोरियम के असली स्टेज पर फिल्माया गया। मेरे महबूब में सिचुएशन के हिसाब से एक जुदाई वाले युगल गीत की जरूरत थी। इस सिचुएशन के लिए एच.एस. रवेल को एक तैयार गीत मिल गया, जिसे शकील बदायूनी साहब ने लिखा था और नौशाद साहब ने ही इसकी धुन बनाई थी। ये गीत फिल्म लीडर के लिए तैयार किया गया था, लेकिन लीडर के निर्माता को यह पसंद नहीं आया था। उसी गीत को एच.एस. रवेल ने पसंद किया और अपनी फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार और साधना पर फिल्माया। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के
चराग जलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। फिल्म मेरे महबूब की अधिकांश शूटिंग बंबई के कारदार स्टूडियो में हुई, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म मेरे महबूब में लखनऊ का जो बाजार दिखाया गया है, असल में वो हैदराबाद का बाजार है। दरअसल पहले शूटिंग के लिए एच.एस. रवेल यूनिट के साथ लखनऊ गए भी थे, मगर वहां की पब्लिक फिल्मी सितारों को देखकर बेकाबू हो गई। हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने शूटिंग कर रहे कलाकारों को घेर लिया और दीवानगी में उनके कपड़ों तक को फाड़ डाला। पुलिस भी नवाबी शहर लखनऊ की बेकाबू भीड़ पर काबू नहीं पा सकी। ऐसी हालत में शूटिंग भला क्या होती। आखिर एच.एस. रवेल ने लखनऊ की भीड़ का सिर्फ एक शॉट लिया और अपनी यूनिट के साथ शूटिंग के लिए हैदराबाद चले आए। दक्षिण के हैदराबाद में शूटिंग करना उन्हें अवध के लखनऊ से ज्यादा आसान और सुरक्षित लगा और इस तरह हैदराबादी गलियों को लखनऊ की सरजमी के रूप में पर्दे पर पेश किया। ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है। रात दिन मुझको सताता है तस्वीर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है। आ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिल्म मेरे महबूब रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के पास प्रशंसकों के ढेरों खत आने लगे। इनमें ज्यादा तादाद मुस्लिम दर्शकों की थी। तकरीबन हर खत में उनसे एक ही सवाल किया जाता कि क्या वे मुस्लिम हैं। दरअसल इस फिल्म की रिलीज के बाद लोगों को यह लगने लगा था कि जैसे दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है, उसी तरह शायद राजेंद्र कुमार का भी असली नाम कुछ और है। अशोक कुमार के साथ भी यही हुआ। फिल्म मेरे महबूब के बाद लोगों की ये राय बनी कि वे मुस्लिम किरदारों में बहुत फबते हैं। शायद इसीलिए बाद में उन्हें बेनजीर और बहू बेगम जैसी फिल्मों में भी नवाबों के किरदार करने का मौका मिला। इसी फिल्म में एक सीन था जहां नवाब बुलंद अख्तर यानी अशोक कुमार की हवेली नीलाम होने लगती है और खरीदार उसके लिए बोलियां लगाते हैं। साहिबान, इस हवेली की बोली अदालत की तरफ से 3 लाख मुकर्रर हुई है। इससे कम की बोली नहीं मानी जाएगी। बोलिए 3 लाख 5,000। 3 लाख। जो हवेली पर्दे पर दिखाई देती है वो हैदराबाद के राजा धनराज का महल है। इस सीन को फिल्माते वक्त एच.एस. रवेल को थोड़ी सी हिचक भी हो रही थी, क्योंकि महल के मालिक खुद वहां मौजूद थे और उन्हीं के सामने उनके महल की नीलामी का सीन शूट किया जा रहा था। मगर राजा धनराज ने एच.एस. रवेल से बेझिझक होकर शूटिंग करने के लिए कहा, बल्कि उन्होंने तो अपने दोस्तों से यह भी कहा कि अगर उन लोगों की दिलचस्पी हो तो वे भी नीलामी की बोली लगा सकते हैं। फिल्म मेरे महबूब को बनने में 9 महीने का वक्त लगा।
और मेरे महबूब ने रिलीज होने के बाद हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ये एक जुबली फिल्म के रूप में सामने आई। इस फिल्म को भारत सरकार द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र भी मिला और सुधेंदु रॉय को इस फिल्म के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी। भारतीय फिल्मों में मेरे महबूब का नाम कामयाब फिल्मों में शुमार होता है। जब भी रूमानियत भरी फिल्मों का जिक्र आएगा, मेरे महबूब का नाम जरूर लिया जाएगा। कितने मजबूर हो गए दिल से, हो कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। मेरे दोस्तों, ये थी मेरे महबूब की बातें, यानी नौशाद के संगीत, शकील बदायूनी के गीत, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, साधना और निम्मी की अदाकारी और H.S. रवेल के डायरेक्शन की बातें। बस इतना बताना और बाकी रह गया है कि इन बातों को अखबारों, यादों और मुलाकातों के दम पर बटोर कर लाए थे अशोक अय्यर, और अशोक अय्यर की तहरीर को पिटारे की शक्ल में तैयार करने में मदद की राजलक्ष्मी ने, और राजलक्ष्मी की मदद से आपके लिए बाइस्कोप की बातें पेश कर रहे थे लोकेंद्र शर्मा। अब अगले हफ्ते तक बातों का पिटारा बंद होता है। नमस्ते। बाइस्कोप की बातें।